मायूसी उस वक्त होती है जब बंदा ये समझता है कि मेरा एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता नहीं खुलेगा। मेरे लिए तो ये दुनिया ख़त्म हो गई, अब मेरा इस दुनिया में रहना जो है अस्तगफिरुल्लाह वो बिल्कुल फजूल सा हो गया। कि वो लोग जो इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं थे, एवरेज थे, लेकिन कंसिस्टेंट थे, उन्होंने CSS PCS क्वालिफाई कर लिया। लेकिन चले बाज़ लोग तैयारी भी करते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम में रह जाते हैं। तमाम कैंडिडेट्स को पता होता है सीट्स कितनी है, तमाम को पता होता है, पढ़ाने वालों को भी, पढ़ने वालों को भी, तैयारी करने वालों को भी। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हवाले से भी जो हमारे नौजवान हैं वो बड़ी मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि जब मोड़ आता है ज़िंदगी में, कोई भी मोड़ आता है तो लोग समझते हैं ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन वो ज़िंदगी ख़त्म होने वाला मोड़ नहीं होता, बल्कि वो नया रास्ते के लिए मोड़ होता है। सब्र और शुक्र ये दो बड़े हथियार हैं कि अगर वो किसी भी इंसान के अंदर होते हैं तो उसके अंदर की जो माया है वो सुकून में रहती है। अदनान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई अरसे से आप लोग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं। बलूचिस्तान में जो क्रीम है वो आपके पास रिसोर्स पर्सन के तौर पे लोग आते हैं, उसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स और उनके साथ साथ हमारे एकेडमिशियंस, यानी सर्विंग और रिटायर्ड एकेडमिशियंस, वो सारे आपके पास आते हैं। आप खुद भी माशाल्लाह क्लासें लेते हैं। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हवाले से भी जो हमारे नौजवान हैं वो बड़ी मायूसी का शिकार हो जाते हैं। मसलन वो तैयारी करते हैं तो उसमें भी तो 2-3 कैटेगरीज हैं, वो आप खुद उसकी वजाहत करते हैं कि कुछ तो तैयारी के बगैर ये समझते हैं कि बस ये मैं PCS और CSS कर लूँगा। लेकिन चले बाज़ लोग तैयारी भी करते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम में रह जाते हैं। जब एग्ज़ाम में रह जाते हैं फिर उनके जहन में ये चीज़ आ जाती है जैसे खुदा न खास्ता ये दुनिया ख़त्म हो गई है, मैं PCS नहीं क्वालिफाई कर पाया, CSS में मैं 2 नंबर से 4 नंबर से रह गया, तो मेरे लिए तो ये दुनिया ख़त्म हो गई, अब मेरा इस दुनिया में रहना जो है अस्तगफिरुल्लाह वो बिल्कुल फजूल सा हो गया। आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए इसकी वजाहत कैसे करेंगे? अगर भाई साहब बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और बड़ा अहम क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार आ रही है और आपने बड़े एक अहम मौजू की तरफ जो है इशारा किया। हाँ, आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में 10,000 से ज़्यादा लोग जो है वो CSS में अप्लाई करते हैं और उनका जो पासिंग रेशियो है वो 2 से 3% होता है। इस दफ़ा थोड़े से ज़्यादा क्वालिफाई हुआ है, वैसे 2 से 3% है। और बलूचिस्तान में जो है वो तो और भी ज़्यादा हालात जो है वो पास रेशियो जो है बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, और आपको ये भी इल्म है कि PCS में भी इवन वो इससे भी ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग अप्लाई भी करते हैं और उसमें एग्ज़ाम भी देते हैं। और उसके बाद मैं एक पॉइंट पे आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, तमाम कैंडिडेट्स को पता होता है सीट्स कितनी है, तमाम को पता होता है, पढ़ाने वालों को भी, पढ़ने वालों को भी, तैयारी करने वालों को भी, और तमाम को ये पता है ये कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है। लेकिन हर बंदा इस ख्वाहिश में होता है कि वो क्वालिफाई हो और एलोकेट भी हो जाए, लेकिन लाजिम बात है हर किसी को सीट तो मिलनी नहीं है। अब उसमें ये है कि लोग कोशिश करते हैं। अब उसमें जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि उसमें 3 कैटेगरीज़ हैं स्टूडेंट्स की। एक वो कैटेगरी है जो सिर्फ टैग लगाना चाहते हैं कि जब कोई उनसे रात के खाने पे, डिनर पे उनके रिश्तेदार उनसे पूछे कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप CSS की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा अनफाल एकेडमी में पढ़ रहे हैं या CSS की तैयारी कर रहे हैं, तो वो पढ़ नहीं रहे होते, बस उनको एक टैग चाहिए होता है। जैसे हमारे यहाँ एक चीज़ होती है कि जी मैं तो CSS की तैयारी कर रहा हूँ, स्टेटस सिंबल बना लिया। एक तो वो कैटेगरी है जो पढ़ते नहीं है, वो सिर्फ स्टेटस सिंबल के तौर पे CSS की तैयारी करते हैं और एडमिशन लेते हैं। अब लाज़िम बात है वो क्वालिफाई नहीं हो जाते, इवन कि वो एग्जाम में जो है अप्लाई भी एलोकेट भी नहीं होते, और लाज़िम बात है एग्जाम में सिटिंग एग्जाम में बैठते भी नहीं है वो तैयारी करके। पहले तो पेपर के बाद पहले 50% से लोग कम हो जाते हैं। वहाँ जाते हैं, वो कैटेगरी है। अच्छा, एक दूसरी कैटेगरी है जिनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन उनके अंदर विल होती है कि हमने करना है, तो वो कर लेते हैं। लेकिन 2-3 साल की कंटिन्यूस मेहनत के बाद एक अटेम्प्ट दिया, दूसरा दिया, तीसरे में हो जाता है, या इस तरह कोई और एग्जाम हो जाता है, वो भी एक कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी वो है जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं और उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होता है, तो वो जब आके प्रिपरेशन करने लगते हैं तो वो प्रिपरेशन करते करते उनको जो जो चीज़ कामयाब करती है या नाकाम करती है, उसकी एक बुनियादी वजह वो उनके अंदर मोटिवेशन और जो सेल्फ कंसिस्टेंसी है, जो जिसको हम कहते हैं मोटिवेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी कायम नहीं रख पाते, इस वजह से वो रह जाते हैं। अब उसमें ये है कि जो कंसिस्टेंट होते हैं, जिनका नर्व्स स्ट्रांग होते हैं, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन को बोलते हैं इट्स एग्जाम ऑफ नर्व्स एज वेल। सिर्फ
सिर्फ आपका एकेडमिक बैकग्राउंड या आपकी बहुत अच्छी तैयारी ये मायने नहीं रखती इतनी, जितनी उससे भी ज़्यादा मायने रखती है कि आपका मोटिवेशन लेवल कैसा है और आप कितने कंसिस्टेंट होकर पढ़ रहे हैं। आप देखें, इस्लामियात का सब्जेक्ट हो, इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपने देखा जो कंसिस्टेंट होके पढ़ रहा है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बल्कि हमारे पास तो ये तजर्बा है, आप भी पढ़ाते रहते हैं यहाँ पे और आपको पता है ये बात, हमारे भी ये तजर्बा है कि वो लोग जो इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं थे, एवरेज थे, लेकिन कंसिस्टेंट थे, उन्होंने CSS PCS क्वालिफाई कर लिया, लेकिन बहुत कॉम्पिटेंट लोग नहीं कर पाए। अच्छा, अब इसमें फेल होने के बाद जब मायूसी हुई है तो वो ये समझते हैं कि जी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई और वो रोना शुरू हो जाते हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो तो उसने अपने हाथ काट लिए थे और ख़ुदकुशी सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो उसके घर वालों ने जो है मुझे बाकायदा फ़ोन भी किया और मैं बोला कि सर ये इसे संभाले, ये कहती है बस अब मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा। तो हमें थोड़ी सी तशवीश तो हुई, लेकिन हम थोड़ा सा उस पर एक मुस्कुराए भी इस चीज़ पर कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने CSS PCS नहीं किया, या किया तो उनकी एलोकेशन नहीं हुई या क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन वो बहुत अच्छी पोजीशंस पर है। बाद लोगों ने क्वालिफाई करके ज्वाइन करके छोड़ दिया। आपके इल्म में भी है ऐसे लोग जिन्होंने क्वालिफाई भी किया और छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि जी हम तो ये समझते नहीं थे। और इस वक्त भी मैं नाम नहीं बताना चाहता, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो यहाँ से क्वालिफाई भी हुए हैं, लेकिन वो जब मुझसे मिलते हैं तो वो बोलते हैं सर हमने तो कुछ और समझा था। हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल काम है ये तो, लेकिन हम इसमें किसी को मायूस नहीं कर रहे क्योंकि हर बंदे की अपनी एक अपना एक एप्टीट्यूड होता है किसी भी चीज़ को करने पे। मायूसी उस वक्त होती है जब बंदा ये समझता है कि मेरा एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता नहीं खुलेगा। मैं आपको एक अजीब एक मिसाल दूं, मैंने कुछ अरसे पहले ये मिसाल जो है वो पढ़ी एक किताब में, और उस किताब में ये लिखा हुआ था कि जब मोड़ आता है ज़िंदगी में, कोई भी मोड़ आता है, तो लोग समझते हैं ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन वो ज़िंदगी ख़त्म होने वाला मोड़ नहीं होता, बल्कि वो नया रास्ते के लिए मोड़ होता है। तो हमारी ज़िंदगी में, हमारे नौजवानों की ज़िंदगी में अगर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो पास हो या ना हो, ये इतना मायने नहीं रखता, उन्होंने कितनी मजबूत एफर्ट किए ये मायने ज़्यादा रखता है। मेरे पास जब स्टूडेंट आते हैं कि सर हम रह गए, अभी इस दफ़ा कई स्टूडेंट्स थे जो रह गए, बहुत अच्छी उन्होंने तैयारी की, तो मैंने बोला आप लोग को मुबारक हो। बोला सर क्यों, हम तो फेल हो गए। मैंने बोला मुबारक इस चीज़ का हो कि आपको बहुत अच्छा तजर्बा हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, और आपने जितना पढ़ा ये ज़ाया नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको वो जो है पे बैक करेगा। इस वजह से मायूस दुनिया की, और वैसे ही कुरान में बता दिए दुनिया तो है ही खेल तमाशा, तो इसकी कामयाबी भी झूठी है और इसकी नाकामी भी झूठी है, तो सब झूठ है। तो झूठ से मुराद ये कि मतलब सारा कोई कोई परमानेंट नहीं है, ये दुनिया फानी है, हर बंदा जानता है इसको, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो हमें जो चीज़ मिल रही है उस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जो चीज़ नहीं मिल रही उस पर सब्र करें। सब्र और शुक्र ये दो बड़े हथियार हैं कि अगर वो किसी भी इंसान के अंदर होते हैं तो उसके अंदर की जो माया है वो सुकून में रहती है, और वो सुकून इंसान को मायूस होने नहीं देता।